अब बेटा देखो, ये जो रूल है ये रियलाइजेशन की रूल है। मतलब पहले जो मैंने रूल अभी इससे पहले वाली वीडियो में जो रूल चले थे, वो रूल क्या थे कि बैलेंस शीट में, जब बैलेंस शीट से तुम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर एसेट को या लायबिलिटी को डालते हो, तो किन बातों को ध्यान में रखना है। गुडविल को ट्रांसफर करना है, प्रोविडेंट फंड को ट्रांसफर करना है, ठीक है ना, और डेटर को अलग, प्रोविडेंट को अलग ट्रांसफर करना है, कुछ रिजर्व ट्रांसफर होते हैं जो एसेट के लिए बनते हैं। ये सारी बातें, मतलब कौन सी चीज के लिए क्या है, कैश बैंक ट्रांसफर नहीं होता, पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर नहीं होता, पार्टनर सारे लोन ट्रांसफर होते हैं लेकिन पार्टनर लोन ट्रांसफर नहीं होते। ये सारी बातें थी ट्रांसफर को लेके। अब जो रूल सीख रहे हैं, ये जो बातें मैंने लिखी हैं, ये है रियलाइजेशन वाले में, कि जब तुम रियलाइजेशन करते हो एसेट या लायबिलिटी को खत्म करते हो। याद है मैंने लेक्चर में बोला था, एसेट होती है डेबिट में, खत्म करने करते हो क्रेडिट। या तो तुम एसेट को बेच देते हो, सुनते रहे ना, या तो तुम एसेट को बेच देते हो और पैसा आ जाता है, एंट्री लगाते हो कैश बैंक के थ्रू, या फिर एसेट तुम्हारी कोई टेक ओवर कर लेता है। टेक ओवर करने वाले बंदे होते थे दो, या तो घर वाले लेके जाते थे एसेट को, या बाहर वाले। अगर तुम्हारी एसेट को बाहर वाले लेके जा रहे हैं, अगर तुम्हारी एसेट को बाहर वाले बंदे लेके जा रहे हैं, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई एंट्री बनानी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी एसेट को घर वाले लेके जा रहे हैं, घर वाले यानी कि पार्टनर लेके जा रहे हैं, तो दो बातें होती थी, याद हो रहा है, या तो घर वाले पैसा देके जाते थे या पैसा देके नहीं जाते थे। बकायदा पैसा देके जा रहे हैं तो लिखा जाएगा कि बंदा एसेट लेके जा रहा है अगेंस्ट कैश पेमेंट, अगेंस्ट कैश पेमेंट, ये वर्ड लिखा होता है। क्लियर है। तो अगर लिखा है कि जैसे मान के चलो मिस्टर ए है, वो स्टॉक लेके जा रहे हैं, एसेट लेके जा रहे हैं और पैसे देके जा रहे हैं, तो एंट्री लगाना कैश है बैंक के थ्रू, क्योंकि फर्म के पास पैसा आ रहा है। लेकिन अगर ए स्टॉक तो ले गया लेकिन पैसा देके नहीं गया, तो इसे क्या बोलेंगे, मिस्टर ए मालिक है, पार्टनर है, फर्म से फ्री फंड में ले गए एसेट को। और अगर मालिक अपनी दुनिया अपनी फर्म से कुछ भी लेके जाते हैं फ्री फंड में, उसे तुम क्या कहते हो, ड्रॉइंग कहते हो। और ड्रॉइंग की वजह से क्या होता है मेरे बेटा जी, कैपिटल कम हो जाती है। और कैपिटल की वजह से क्या होती है, मतलब इसकी एंट्री किसके थ्रू लगेगी, कैपिटल के थ्रू। मतलब अगर बंदा पैसा देके जा रहा है तो कैश बैंक, और फ्री फंड में लेके जा रहा है तो एस कैपिटल, मतलब पार्टनर कैपिटल के थ्रू एंट्री लगती है। ऐसे लायबिलिटी को खत्म करने की दो बातें थी, या तो लायबिलिटी पे कर दो, कैश बैंक के थ्रू एंट्री लगा दो, पे कर दी, ये लायबिलिटी को टेक ओवर कर लेगा। टेक ओवर सिर्फ कौन कर सकते हैं, घर वाले, क्योंकि तुम्हारी उधारी कोई बाहर वाला बंदा लेके नहीं जाएगा। और घर वाले लेके जाएंगे तो एंट्री लगेगी जो भी बंदा है, जो भी लेके जा रहा है, जैसे ए बी सी पार्टनर है, अगर ए लेके जा रहा है तो एस कैपिटल, बी लेके जा रहा है तो बीस कैपिटल, सी लेके जा रहा है तो सीस कैपिटल नाम से एंट्री लग जाएगी। क्लियर है। लेकिन अब इधर जो मेन पॉइंट है, अब इधर जो मेन पॉइंट है वो क्या है, ठीक है। अब इधर जो मेन पॉइंट है, पॉइंट नंबर वन क्या लिखा है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट, ध्यान से पढ़ना, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट रियलाइजेशन ऑफ एनी एसेट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट, ठीक है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट realization of any asset, then no realization entry will be journalized in respect of such asset. ध्यान से पढ़ना, if question is silent about realization of any asset, then no realization entry will be journalized in respect of such asset. एक काम करो, दूसरा पॉइंट भी पढ़ो, दोनों पॉइंटों को समझाऊंगा साथ में। क्या लिखा है, if question is silent about payment of any external liability, payment of any external liability, then payment entry equal to book value will be journalized in respect of such liability. ध्यान से समझना, समझाता हूं। देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू लेके चल रहा हूं, सिर्फ एक एग्जांपल में काम हो जाएगा। मान के चलो यहां पर एक एसेट दे रखी गुडविल, और मान के चलो यहाँ पे एक लाइबिलिटी दे रखी क्रेडिटर, सिर्फ एक से काम हो जाएगा मेरे बेटा हमारा। ये मान के चलो ये 10,000 रुपए की है, ये 12,000, ऐसी कुछ भी अमाउंट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब तुम क्या बनाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट इधर की तरफ
लायबिलिटी इधर की तरफ, ऐसे करते थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब पहले मीनिंग समझ लो फिर समझाऊंगा मैं आगे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है अगर क्वेश्चन में तुमने जो एसेट यहाँ डाली है, अगर क्वेश्चन में एसेट के रियलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बोला तो तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर किसी एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला तो कुछ नहीं करना, लेकिन अगर किसी लायबिलिटी के बारे में नहीं बोला गया तो खुद चल के पूरी पूरी पेमेंट करो। तो आप क्या करोगे, पूरा पेमेंट करोगे क्रेडिटर का, तो कैशियर बैंक 12,000 रुपए। ऐसा क्यों, रीजन में समझ लो। बेटा यहाँ पे सिर्फ एक अजम्पशन काम करती है। क्या काम करती है मेरे बच्चों, एक अजम्पशन काम करती है, सिर्फ एक अजम्पशन। वो अजम्पशन क्या है, हम ये मान लेते हैं कि भैया एसेट का रियलाइजेशन क्यों नहीं कर रहे, कुछ क्यों नहीं कर रहे हम, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि एसेट की वैल्यू क्या होगी हमारी, जीरो। ये एसेट हमारी बिक ही नहीं सकती, तो क्या मानेंगे मेरे बेटा जी, जीरो। क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। बात क्लियर हो गई, क्या मानेंगे मेरे बेटा जी, जीरो। इसमें हम कुछ नहीं करते कि एसेट जी, एसेट है 10,000 की है, हमारे लिए 10 की, बट मार्केट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसे बिक नहीं पा रही, तो कुछ नहीं करना, वैल्यू जीरो हो गई। लेकिन मेरे बेटा हम अपनी चीज की तो वैल्यू जीरो कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्रेडिटर, ये पैसा किसी और का है, ये दूसरा बंदा, सोचो क्या दूसरा बंदा अपना पैसा छोड़ता है कभी, नहीं छोड़ता ना। तो हम ये मानेंगे कि दूसरे बंदे का पैसा है, क्वेश्चन में लिखा नहीं है लेकिन है तो दूसरे का पैसा, वो तो हमें देना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, उसकी पेमेंट लगा दी पूरी पूरी। क्लियर ही नहीं है, अब आ जाओ क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगर किसी, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है, रियलाइजेशन ऑफ एनी एसेट, एसेट के बारे में, तो कुछ नहीं करना, नो रियलाइजेशन एंट्री विल बी पास इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एसेट। बट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट पेमेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जिनकी पेमेंट होती है, जो एक्चुअल में लायबिलिटी है मेरी, देन पेमेंट एंट्री विल बी जर्नलाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लायबिलिटी, मतलब उसकी पेमेंट एंट्री बनाई जाएगी। और कितनी पेमेंट करोगे, पूरी पूरी पेमेंट करोगे, बुक वैल्यू जितनी थी पूरी पेमेंट कर दी, 12 की 12, 15 तो 15, 20 है तो 20, 25, जितने पूरा पे कर दो, ना ज्यादा ना कम। क्लियर है। नाउ 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 नंबर थर्ड, इफ देर इज एनी अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इन द फर्म, देन नो ट्रांसफर एंट्री विल बी पास, बट नो ट्रांसफर एंट्री विल बी पास, बट रियलाइजेशन एंट्री विल बी जर्नलाइज। कहने का मतलब क्या है मेरे बेटा जी, अगर अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट है, लो जी ये भी समझ लो, तुम्हारी अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है मेरे बेटा जी, वो एसेट जो यहाँ रिकॉर्ड नहीं है, वो लायबिलिटी जो यहाँ रिकॉर्ड नहीं है। तो बट ऑब्वियस है ना, कॉमन सेंस है, अगर वो अनरिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्ड नहीं है, तो बट ऑब्वियस है ना, वो इधर और इधर कैसे आ जाएंगी, दैट मीन्स उनकी ट्रांसफर एंट्री पास नहीं होनी, उनकी ट्रांसफर एंट्री पास नहीं हुई। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई, मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई। मतलब अगर अनरिकॉर्डेड है, जब वो यहाँ रिकॉर्डेड नहीं तो यहाँ कैसे आ जाएंगी, यहाँ भी नहीं आने वाली। जब वो यहाँ ही नहीं है लायबिलिटी, तो यहाँ कैसे आ जाएंगी, यहाँ भी नहीं आने वाली। तो नो ट्रांसफर एंट्री पास। लेकिन सोचो, अगर तुम उस एसेट को बेच दोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, पैसा। पैसा यानी कि पैसा ना प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या करते हो, क्रेडिट। यानी कि ये वाली एंट्री पास होगी। और लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो रिकॉर्ड नहीं है बट तुमने पेमेंट कर दी, तो तुम्हारा लॉस हो गया। और लॉस क्या होता है, हमेशा डेबिट। तुम्हें ये वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी। दैट मीन्स आपको ट्रांसफर एंट्री तो पास नहीं करनी, लेकिन रियलाइजेशन वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्योंकि उनसे प्रॉफिट लॉस क्रिएट हो रहा है, और रियलाइजेशन में हमें प्रॉफिट लॉस निकालना मैंडेटरी है। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ एनी एक्सटर्नल लायबिलिटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट एनी एसेट, लिखा हुआ ये वाली बात, बोली ये वाली बात मैंने आपको पहले भी, अगर कोई भी लायबिलिटी किसी भी एसेट से खत्म हो रही है, ठीक है ना, तो नो एंट्री रियलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब कोई भी एंट्री पास होने वाली नहीं है। मतलब अगर कोई भी लायबिलिटी को, किसी भी लायबिलिटी को तुम खत्म कर रहे हो किसी भी एसेट से, मतलब कैश, कैश या बैंक दिए, मतलब पैसा बिना, मतलब पैसा नहीं दे रहे, कुछ और दे रहे हो, कोई एसेट दे रहे हो, तो एंट्री पास नहीं करनी। खाली कैश दे रहे हो तो एंट्री पास होगी, कैश के टेक ओवर की एंट्री पास होगी। अगर तुम्हारे क्रेडिटर तुम्हारी कोई जमीन ले गए, लैंड ले गए, बिल्डिंग ले गए, प्लांट ले गए, कंप्यूटर ले गए, स्टॉक ले गए, या मतलब तुम्हारे लोन वाले बंदे, तुम्हारे बैंकर जिनसे तुमने लोन ले रखा था, वो तुम्हारी किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेते हैं, तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। हाँ, अगर इन लायबिलिटीज को कोई टेक ओवर कर रहा है पार्टनर, तो एंट्री बनेगी, पेमेंट कर रहे हो तो एंट्री बनेगी, बात खत्म। सिर्फ पेमेंट को टेक ओवर की एंट्री है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो
एसेट के थ्रू खत्म हो रही है तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक दूंगा भी, इसके पीछे मैं लॉजिक दूंगा ऐसा क्यों होता है कि एंट्री बनाओ या मत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसे हम बनाते ही नहीं है, ठीक है। अब देखना एनी रिजर्व, देखो रिजर्व एनी रिजर्व प्रोविजन फंड एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड, देखो लिखा भी बेटा एनी रिजर्व फंड और एक्सेप्ट लिखा है प्रोविडेंट फंड को छोड़ के, इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी, सो नो एंट्री और रियलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। देखो ये वाली बात मैंने अभी समझाई भी थी जब मैंने आपको ट्रांसफर के रूल समझा रहा था। देखो मैंने बताया ना कई बार कई सारे ऐसे रिजर्व होंगे जो तुम्हारे रियलाइजेशन में आ जाएंगे, जैसे कई बार मैंने बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ जाएगा, हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है, हाँ या ना। या फिर क्योंकि इन्वेस्टमेंट इधर आया है तो मेरे बेटा जी उसके साथ साथ अगर आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा होगा, ठीक है, तो वो भी इधर आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये कोई लायबिलिटी नहीं होते, लेकिन एक्चुअल में ये कोई लायबिलिटी नहीं होते, इसलिए इनकी रियलाइजेशन एंट्री बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में कोई लायबिलिटी है ही नहीं। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? एक्चुअल में कोई लायबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के, मैंने पहले वाले लेक्चर के अंदर ही बोला था, सिर्फ दिखाने के लिए है, कुछ नहीं करना होता। कोई प्रोविजन कोई रिजर्व ये एक्चुअल लायबिलिटी नहीं होती, सिर्फ उन लायबिलिटी की पेमेंट होती है डिसोल्यूशन में जो एक्चुअल में एक्सटर्नल है, जिनकी पेमेंट की जाएगी, जिनका पैसा बाहर आउटफ्लो होगा। क्लियर है? क्या लिखा हुआ है ना, रिजर्व प्रोविजन फंड, सिर्फ प्रोविडेंट फंड एक्चुअल में लायबिलिटी है, उसकी तो पेमेंट होगी, बाकी कोई प्रोविजन रिजर्व की कोई पेमेंट होने वाली नहीं है जो रियलाइजेशन में आए हैं। बाकी तो मेरे बेटे नोट्स बड़े सिंपल है, ये मुझे मेन सिखाना था। क्लियर है? इसका लॉजिक मैं दे देता हूं, देखना इसका लॉजिक मैं दे देता हूं। जैसे मान लो यहां मैं एक एसेट ले लेता हूं, प्लांट 1 लाख रुपए की है, सही है, 1 लाख रुपए की है। और मान लेते हैं क्रेडिटर 80,000 रुपए की है। और जब तुमने बनाया होगा रियलाइजेशन अकाउंट, तो तुमने क्रेडिट प्लांट को डेबिट में इधर की साइड, इधर को उधर, उधर का इधर, और क्रेडिटर को इधर की साइड। चलो अब मान लो क्वेश्चन में लिख दिया कि तुम्हारे क्रेडिटर 80,000 के और वो कह रहे कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हम तुम्हारे प्लांट लेके जा रहे हैं, मतलब तुम्हारे क्रेडिटर ने तुम्हारे प्लांट को ले लिया, टेक ओवर कर लिया। तो अगर मैं अपने बोले हुए बातों के अकॉर्डिंग चलूं कि अगर कोई बाहर वाला बंदा तुम्हारे एसेट को लेके जाता है तो तुम्हें कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। चलो, और मैं ये कह रहा हूं तुम एंट्री बनाओ या मत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सब बनवाते ही नहीं है, बनाओ मत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सब बनाते ही नहीं है, क्योंकि यार काम को हल्का करो ना। मुझे इतना बताओ, मुझे सिर्फ इतना बताना मेरे बेटा, तुम्हें क्रेडिटर को पेमेंट कितनी करनी थी? 80,000 की। ये बात सभी को क्लियर है? तुम्हें क्रेडिटर को पेमेंट कितनी करनी थी? 80,000 की। लेकिन तुमने 80,000 के बदले क्या दे दिया? 1 लाख रुपए का प्लांट दे दिया। 80,000 के बदले तुमने क्या दे दिया? 1 लाख रुपए का प्लांट, ज्यादा वैल्यू का प्लांट दे दिया। यानी कि देखा जाए तो तुम्हें क्या हो रहा है, अगर तुम कोई एंट्री पास भी नहीं करते तो दिख रहा है, देख लो दोनों फिगरों में, देखो दोनों अमाउंटों में देखो डिफरेंस, 20,000 का ऑटोमेटिक लॉस रिकॉर्ड हो रहा है, बट वो नजर नहीं आ रहा। 1 लाख में से 80 घटा दो, ऑटोमेटिक 20,000 रुपए डेबिट में नजर आ रहे हैं, 20,000 रुपए डेबिट में नजर आ रहे हैं मुझे। क्लियर है? नहीं है? अब मैं कह रहा हूँ एक काम करते हैं, चलो एंट्री भी लगा लेते हैं। बताओ एसेट को खत्म करने की एंट्री यहाँ लगाओगे और लायबिलिटी को खत्म करने की एंट्री यहाँ लगाओगे, ऐसा ही है। अब मुझे बताओ तुम्हारा 1 लाख का प्लांट 1 लाख में गया है ना, कौन लेके गया? क्रेडिटर, हाँ ना, और क्रेडिटर कहाँ पर है? रियलाइजेशन के अंदर है। अब तुम क्रेडिटर नहीं ले सकते, तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बल्कि तुम्हें तो यहाँ पे दिक्कत भी होगी। चलो मान के चलो यार क्रेडिटर ही लिख लेते हैं कि तुम्हारे प्लांट को बाहर वाला बंदा ले गया, क्रेडिटर ले गया 1 लाख रुपए, और तुमने क्रेडिटर को पेमेंट करी, बट तुमने कैश या बैंक ना देके क्या दे दिया? प्लांट। 80 के बदले कितना दिया मेरे बेटा जी? 1 लाख। भाई 80 के बदले तुम 1 लाख ही तो दे रहे हो, तो 1 लाख का प्लांट दे दिया, और 1 लाख का प्लांट कितने में गया है? 1 लाख में गया है।
तो मुझे बताना, अगर तुम एंट्री लगा रहे हो, ये कट रहा है ना आपस में, और फिर भी डिफरेंस कितना बच रहा है, ये वही बच रहा है, हाँ ये ना। तो तुम एंट्री लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद के लिए ही पेचीदा क्वेश्चन पैदा कर दोगे, तो बेटर है मत लगाओ, नो एंट्री। हाँ जी। तो मेरे बेटा ये तो रूल थे रियलाइजेशन की मेन बातें। अगर तुम्हें ये बातें ध्यान में रहती हैं तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आने वाली रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में, ये बात की 100% की मेरी गारंटी है। और इसके अलावा कुछ बच जाता है तो बच जाता है वो रियलाइजेशन एक्सपेंस वाला कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन में मेड और पेड वाला कॉन्सेप्ट, इसे मैं पहले समझा चुका हूँ आपको पहले लेक्चर के अंदर ही। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होंगी।